Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Miss Nusrat here. Now I am starting the chapter number 4, problem solving. देखिए, जब हम कोई भी काम करने के लिए जाते हैं तो वो जो काम है वो हमारा एक प्रॉब्लम होता है जिसको हमें सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी कोई जनरल एग्जाम्पल्स दूँ, जैसे आप एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाते हैं, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं तो वो क्वेश्चन आपका एक प्रॉब्लम, तो जब प्रॉब्लम या उस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि आप पेपर में क्वेश्चन देखें और फौरन सॉल्व करना शुरू कर दें, बल्कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और फिर उसके बाद उसमें से देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, कितने करने हैं और आपको कौन से अटेम्प्ट करने हैं, फिर उसी हिसाब से आप उसकी सोल्यूशन करते हैं अपनी कॉपीज के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से जब हम किसी भी वर्किंग को परफॉर्म करते हैं, इसकी एक और एग्जाम्पल दूँ आपको कि अगर हमारे घर में कोई इवेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई बर्थडे पार्टी है, अब उस पार्टी की जो भी इवेंट परफॉर्म हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हम सोचते हैं कि आज बर्थडे पार्टी करनी है और फौरन करिए, बल्कि हम क्या करते हैं कि उसको मैनेज करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि हाँ पार्टी आने वाली है, अगर हमें इसको ऑर्गेनाइज करना है तो हम उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह होनी चाहिए, कितने लोग इन्वाइटेड होंगे, डेकोरेशन क्या होगी और हमें उसमें मेन्यू क्या सिलेक्ट करना है, यानी हम उस चीज़ के बारे में पहले से सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, तब हमारा वो काम इजीली परफॉर्म हो जाता है और अच्छे तरीके से होता है। और आप अगर देखें किसी भी चीज़ को अगर आप विदाउट प्लानिंग करें तो वो काम अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये सारी वर्किंग कंप्यूटर में भी परफॉर्म हो रही है कि अगर हम कोई प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं या कोई भी वर्किंग करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग करने के लिए हमें सबसे पहले उस चीज़ को सोचना है कि वो चीज़ किस तरीके से परफॉर्म की जाएगी, यानी हमारा प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर हम जो चैप्टर डिस्कस करें प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इसमें कुछ आपको स्टेप्स बताए गए हैं कि इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप किन स्टेप्स को फॉलो करें तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म हो सकती है या आपका प्रॉब्लम बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। तो इनमें जो स्टेप्स हैं वो मैं डिफाइन करने जा रही हूँ। हमें यहाँ पर ये डिस्कस करना है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हम यूज करेंगे वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, एनालाइजिंग। यानी जब प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसको कैसे करना है, उसके बारे में हमें सोचना है, समझना है कि उस चीज़ को किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा। अब देखो, जब हम कोई चीज़ एनालाइज करते हैं तो हर एक के सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है और वो जो एनालाइजिंग होगी वो एनालाइजिंग अपने माइंड में रखी जाएगी कि हम ये सोचेंगे कि एक छोटी सी एग्जाम्पल दूँ कि अगर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि 4 और 5 को क्या करना है, प्लस करना है, तो ये हमारी क्या चीज़ है, प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, हम सोचेंगे कैसे करना है। अगर हम प्राइमरी लेवल पर या छोटी क्लासेस में जाते हैं तो बच्चे जो इस स्टेप को सॉल्व करते हैं उनका स्टेप्स क्या है कि उनको नंबरिंग कहते हैं या तो फिंगर्स पे कर लेते हैं या लाइन ड्रॉ करके करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की एनालाइजिंग उसने सोचा कि उसको कैसे परफॉर्म करना है। तो ये जो चीज़ सोची समझी जाती है वो हम अपने माइंड में सोचते हैं और हर एक अपने तरीके से सोचेगा कि इसको किस तरह से परफॉर्म करना है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमने कुछ एग्जाम्पल्स ली और अगर हम उसको प्लान तरीके से करेंगे तो वो काम हमारा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म होगा, हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो एनालाइजिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर एनालाइज नहीं करेंगे तो काम कैसे करेंगे, यानी उस चीज़ को हम सोचेंगे कि कैसे परफॉर्म करना है, करना तो शुरू नहीं कर देते,
जैसे इसकी एग्जाम्पल एक और आपको बताऊं कि अगर आपको कोई ऐसे ही लिखना है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड में उसके टॉप पॉइंट्स को नोट करते हैं कि हम उस ऐसे को किस तरह से राइट डाउन करेंगे। तो एनालाइजिंग जब आपने कर ली, आपने सोचा, तो एनालाइज करके आप कहीं ना कहीं राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे उसको, उनके पॉइंट्स को, कि वो चीज किस तरीके से परफॉर्म की जाएगी। अब एनालाइजिंग के बाद जब वो लिखा जाएगा तो हर एक अपने तरीके से लिखेगा। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब उसके स्टेप्स लिखेगा तो वो हर एक अपने तरीके से लिखेगा। उसके लिखने का अंदाज अलग होगा कि वो इंग्लिश राइटिंग में लिख रहा है या उर्दू राइटिंग में लिख रहा है, ये व्हाटएवर जिस तरह लिख रहा है, लेकिन उसका लिखने का जो स्टेप होगा वो हर एक अपने अपने तरीके से राइट डाउन करेगा। तो इस स्टेप को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, एल्गोरिथम। एनालाइज कर लिया, एनालाइज करने के बाद जब उस स्टेप को राइट डाउन किया अपनी लैंग्वेज के अंदर, तो वो स्टेप क्या कहलाया जाएगा यहाँ पे, एल्गोरिथम। उन स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करना उन लैंग्वेज के अंदर, तो ये स्टेप क्या कहलाया जाएगा, एल्गोरिथम। अंडरस्टैंड नाउ। अब जब हम उस चीज को अपनी लैंग्वेज में राइट डाउन कर देते हैं, तो राइट डाउन करने के बाद ये सारा काम हो कहाँ रहा है, किसके लिए हो रहा है, ये जो हम प्रॉब्लम एनालाइज कर रहे हैं कि हम कंप्यूटर के लिए एनालाइज कर रहे हैं। तो जब हमने एनालाइजिंग कर ली, राइट डाउन कर लिया, तो ये कंप्यूटर तक तो अभी नहीं गया ना, ये हम अपने लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर हम उसको बाद में कंप्यूटर तक पहुंचाएंगे। अब ये एल्गोरिथम लिखने के बाद जब हम थर्ड स्टेप यूज करते हैं, नाउ द थर्ड स्टेप इज द फ्लो चार्ट। अपनी लैंग्वेज में, अपनी वर्डिंग में आपने उन स्टेप्स को डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाता है, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक ग्राफ के जरिए, एक पिक्चर्स के जरिए हमें इस चीज को डिफाइन करना होता है कि हम जो स्टेप्स लिख रहे हैं वो स्टेप्स हम पिक्चर्स के जरिए किस तरीके से लिखे जाएंगे, किस तरीके से इसको राइट डाउन करें। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 नंबर्स की एडिशन करनी है, तो अगर आपसे कहूं कि एडिशन करनी है, तो मैं एडिशन का वर्ड भी यूज कर सकती हूँ, मैं सम का वर्ड भी यूज कर सकती हूँ, मैं ऐड का वर्ड भी यूज कर सकती हूँ। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम एक ऐसा सिंबल यूज करें जो यूनिवर्सल यूज होता है, यानी हर जगह वही यूज किया जाएगा एडिशन का वर्क परफॉर्म करने के लिए, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि हम कौन सा साइन यूज करते हैं, दिस वन। यानी एडिशन करने के लिए हमेशा कौन सा साइन यूज करेंगे, आप ये, आप इसके लिए ऐड नहीं लिख सकते, आप इसके लिए सम नहीं लिख सकते। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो प्रॉब्लम एनालाइज हुई उसको राइट डाउन किया गया। अब उसको अगर पिक्चर्स के जरिए डिफाइन किया जा रहा है, उसकी कुछ पिक्चर है जो आगे हम डिस्कस करेंगे, तो वो हम यूनिवर्सल होंगी। यानी अगर किसी चीज को हम कह रहे हैं कि वहां प्लस साइन यूज करना है, या प्रोग्रामिंग के हवाले से कहा जाए कि हमें किसी चीज को स्टार्ट देना है या एंड करना है, स्टॉप करना है, तो वहां कुछ सिंबल अभी हम डिफाइन करने जा रहे हैं। हमेशा हम वही सिंबल्स यूज करेंगे, उनके अलावा हम सिंबल्स यूज नहीं कर सकते, यानी वो यूनिवर्सल है, उनको हमेशा इन्हीं सिंबल्स के जरिए डिफाइन किया जाएगा। अच्छा, हमने बात की यहाँ पर फ्लो चार्ट की, कि फ्लो चार्ट जो है वो पिक्चर रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी पिक्चर्स के जरिए हम अपने प्रोग्राम का फ्लो बताते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ फ्लो चार्ट आपको बनाकर दिखाए हैं, उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फर्स्ट फ्लो चार्ट इज अ टर्मिनल बॉक्स, यानी जब भी हम कोई फ्लो चार्ट स्टार्ट करेंगे और स्टॉप करेंगे तो उसके लिए हम कौन से यूज करेंगे, ये वाला बॉक्स जिसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल बॉक्स, और ये ओवल शेप में होता है। और इसके अंदर अगर हम स्टार्ट कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्टार्ट, और अगर एंड कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या राइट डाउन कर देंगे, स्टॉप या एंड। ठीक है, ये इस बॉक्स के अंदर राइट किया जाता है और इस बॉक्स को क्या कहा जाता है, टर्मिनल बॉक्स। नेक्स्ट हमारे पास है इनिशियलाइजेशन बॉक्स, यानी अगर हम किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर राइट डाउन करते हैं कि a इज इक्वल टू 2, a मींस कोई भी वेरिएबल और उसकी वैल्यू क्या असाइन की गई है, 2।
इस a की वैल्यू 2 असाइन की गई है, इस a की वैल्यू 2 असाइन की गई है, तो इस वजह से ये बॉक्स क्या कहलाया जाता है, इनिशियलाइजेशन बॉक्स। इस तरह की शेप होगी और उसमें हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे होंगे। नाउ द थर्ड वन इज इनपुट आउटपुट बॉक्स, यानी ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अगर हमें किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी है या हम उसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सा बॉक्स यूज करेंगे, इनपुट आउटपुट बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने a की वैल्यू असाइन की और हमें इसे प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट a। तो ये पैरेललोग्राम शेप में होता है और इस बॉक्स को क्या कहते हैं, और इस बॉक्स को क्या कहा जाता है, इनपुट आउटपुट बॉक्स। अगर इनपुट ले रहे हैं तो इनपुट यूज करेंगे और प्रिंट करवा रहे होंगे तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्रिंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस बॉक्स। प्रोसेस बॉक्स मीन्स अगर हम इसमें कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई डेटा कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम कौन सा बॉक्स यूज कर रहे होंगे, प्रोसेस बॉक्स। जैसे हमने कहा b = 2 + 3, हम इन 2 वैल्यूज को कैलकुलेट करके किसमें रखना चाह रहे हैं, b में, तो इसके लिए हम ये वाला बॉक्स यूज करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस बॉक्स। नेक्स्ट इज द प्री डिफाइंड बॉक्स। कुछ ऐसी प्रोग्राम रूटीन्स होती हैं जो पहले से डिफाइन हुई भी होती हैं, तो उन प्रोग्राम रूटीन के लिए जो बॉक्स यूज होता है इसको क्या कहा जाता है, प्री डिफाइंड बॉक्स। इसके लिए आगे जाके आप पढ़ेंगे कि इसके अंदर एक स्टेटमेंट यूज होती है GW बेसिक के अंदर, फॉर की स्टेटमेंट। तो उस फॉर की स्टेटमेंट के लिए हम ये वाला बॉक्स यूज करते हैं और इसमें हम वेरिएबल असाइन करके इनिशियल वैल्यू टू एंडिंग वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ लिखा फॉर a = 1 to 10, यानी इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और कहाँ पर स्टॉप होगी, 10 तक। यहाँ क्या लिखा गया, फॉर a = 1 to 10, a की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, कहाँ पर स्टॉप होगी, 10। हमने इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं की है, सिर्फ इनिशियल और एंडिंग वैल्यू बताई, तो इस वजह से ये बॉक्स क्या कहलाया जाता है, प्री डिफाइंड बॉक्स। नेक्स्ट इज द डिसीजन बॉक्स। अगर हम प्रोग्राम में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ स्टेटमेंट ऐसी यूज होती है कि अगर ये हो जाए तो ये काम किया जाए, अगर ये हो जाए तो ये काम किया जाए, तो इसके लिए ये डायमंड शेप बॉक्स यूज किया जाता है जिसे कहते हैं डिसीजन बॉक्स। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कोई फ्लो चार्ट बना रहे हैं और वो एक पेज पे कंप्लीट ना आए, या एक पेज पे अगर हम उसको बना रहे हैं तो उसका कनेक्शन एक जगह से दूसरी जगह हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे ये फ्लो चार्ट बनाया, ये फ्लो चार्ट ये भी फ्लो चार्ट है और ये भी चार्ट है, यानी सिंबल सेंस के यूज किए गए हैं। तो अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पर कनेक्शन दे रहे हैं और वो कनेक्शन सेम पेज पर हो रहा है, तो इसके लिए ये सर्कल बॉक्स यूज होता है और इसके अंदर हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कहा कि कनेक्शन किसके साथ दे दिया जाए, a के साथ, तो a एक वेरिएबल असाइन होता है जिससे हम सेम पेज पे कनेक्शन करते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, ऑन पेज कनेक्टर। और अगर चेंज पेज पे कनेक्शन यूज करते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, ऑफ पेज कनेक्टर। इसके लिए भी हम कोई भी वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर सेम पेज पे हो रहा है तो हमने एक सर्कल बनाया, उसमें जो वेरिएबल असाइन किया और दूसरी जगह कनेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर भी सेम सिंबल ये यूज करेंगे, वेरिएबल यही वाला यूज करेंगे, जिसका मतलब होगा कि एक ही पेज के ऊपर कनेक्शन परफॉर्म हो रही है। और अगर एक पेज से दूसरे पेज पे कनेक्शन हो रही है तो उसके लिए यूज किया जाता है ऑफ पेज कनेक्टर। अगर कोई भी फ्लो चार्ट बनाया जा रहा है और उस फ्लो चार्ट के अंदर जो आपके प्रोग्राम का फ्लो है वो डाउनवर्ड है, या आप उसमें कुछ डायरेक्शन राइट लेफ्ट की दे रहे हैं, तो उसके लिए हम ये फ्लो लाइंस बनाते हैं, यानी एरोस बनाते हैं, जिसमें इंडिकेट करते हैं कि प्रोग्राम का फ्लो लेफ्ट जाएगा या राइट, अप एंड डाउन। तो अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होगी तो डाउन एरो, और इस तरीके से लेफ्ट राइट या अप एरो मूवमेंट के जरिए उसकी डायरेक्शन शो की जाती है। तो यहाँ पर ये कुछ सिंबल्स हमने बनाए फ्लो चार्ट के, जिनको यूज करते हुए फ्लो चार्ट डिजाइन किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हो रही थी कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप एनालाइज का यूज किया, उसके बाद एनालाइजिंग करने के बाद जो हम इंग्लिश वर्ड्स में लिख रहे हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, एल्गोरिथम। फिर पिक्चर के जरिए जो अपनी प्रोग्राम का फ्लो जो कुछ हमने एनालाइज किया उसको हमने अपनी वर्डिंग में लिखा, फिर पिक्चर के जरिए हमने जो उसको डिफाइन किया, तो वो पिक्चर्स कौन कौन सी होती हैं, उनको क्या नाम दिया जाता है, वो हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बताया।
आज का टॉपिक हमारा ये था कि आई होप आपने इसको समझा है कि इसमें हमारे पास कौन कौन से सिंबल और जो भी टॉपिक हमने एक्सप्लेन किया। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ होमवर्क आपको असाइन किया गया है जो कि पीडीएफ के थ्रू आपको मिल जाएगा। वो अपनी कॉपी पे आपने राइट डाउन करना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।